सुमन बसंतपुर गांव में अपनी माँ शांति के साथ रहा करती थी। शांति की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। एक दिन वो काम पर जा रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी सुमन आकर उसे पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, बस कमजोरी की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया। जब कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, तो फिर काम पर जाने की क्या जरूरत है? चलिए कमरे में चलिए और आराम कीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं बेटी, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? काम पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू मुझे थोड़ा नींबू पानी दे दे, मैं उसे पी लूं और थोड़ी सी ठीक हो जाऊं। माँ, नींबू पानी तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप काम पर नहीं जाएंगी। ये कैसी जिद है तेरी? काम पर नहीं जाऊंगी तो सारा काम रुक जाएगा। कुछ नहीं रुकेगा। आप काम पर नहीं जाएंगी तो मतलब नहीं जाएंगी, बस। सुमन अपनी माँ को कमरे में बिठाकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है, जिसे पीकर शांति आराम से सो जाती है। जिसके बाद सुमन रसोई में जाकर अपने लिए पास्ता बनाने लगती है कि तभी उसके गांव का एक धीरू नाम का लड़का उसके पास आता है और बोलता है, दीदी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रही हो आप? धीरू तो यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कोई काम नहीं है क्या? दीदी काम तो बहुत है, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है और माँ ने कुछ बनाया नहीं है, तो सोचा आपके पास आके कुछ खा लूं। तेरी माँ कभी बनाती ही कहाँ है? रोज एक टाइम का खाना तो तू मेरे घर ही खाता है। दीदी आप मुझे ताने मार रही हो? अब मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे तू तो बुरा मान गया। अब आ गया है तो बैठ, मैं पास्ता बना रही हूँ, खा के जाइयो। नहीं दीदी, पहले आप खिला देती हो, बाद में ताना मारती हो, इसलिए अब मैं नहीं खाऊंगा। मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मजाक कर रही थी तुझसे। अब खा ले, नाटक मत कर। सुमन धीरू को पास्ता खाने के लिए देती है, जिसे खाकर वो उसकी बहुत तारीफ करता है और बोलता है, भाई मजा आया। दीदी कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, लेकिन आपके हाथों का पास्ता खाकर ना मजा आ जाता है। भूख तो पूरी की पूरी मिट जाती है और स्वाद भी पूरा मिलता है। अगर आप बुरा ना मानो ना, तो क्या आप टिफिन में मुझे पास्ता पैक करके दे सकती हो? क्यों? यहाँ खा रहा है वो कम है क्या, जो अब मैं तुझे घर के लिए दूं? मैं घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो रोज अलग अलग तरह का ना पास्ता खिलाता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है मुझे वो भी। और तो और दीदी, वो तो कहता है कि उसका पास्ता ना सबसे अच्छा होता है। यही नहीं दीदी, वो तो ये भी बोलता है कि गांव वाले क्या जाने पास्ता कैसे बनता है। अच्छा, वो ऐसा बोलता है? हाँ दीदी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे पास्ता दो और मैं आपका पास्ता ले जाके उसे खिलाऊंगा। फिर उसे बताऊंगा कि हमारे गांव में ना हमारी दीदी ना सबसे अच्छा पास्ता बनाती है, और उसे पूछूंगा भी क्या उसने इतना अच्छा पास्ता कभी खाया है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे बड़े टिफिन में पास्ता पैक करके दूंगी। तो उसके साथ साथ और बच्चों को भी खिला दियो, ताकि तेरा नाम हो जाए तेरे कॉलेज में। हाँ दीदी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मुझे यकीन है आपसे अच्छा पास्ता ना यहाँ कोई नहीं बना सकता। बनाना तो छोड़ो, किसी को तो नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, अब इतनी तारीफ भी मत कर, मैं दे देती हूँ तुझे पास्ता ले जाने के लिए। सुमन इतना कहकर एक बड़े से टिफिन में उसके लिए बहुत सारा पास्ता पैक करके उसे दे देती है। कुछ देर बाद धीरू टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त धीरज को सुमन के हाथों को बनाया हुआ पास्ता खिलाता है। यार ये पास्ता कितना टेस्टी है, इसका टेस्ट कुछ अलग ही है बाकी पास्ताओं से। तूने बनाया क्या ये पास्ता? नहीं भाई नहीं, ये पास्ता मैंने नहीं बनाया, ये पास्ता मेरी दीदी ने बनाया है। वो बहुत अच्छा पास्ता बनाती है, उनके जैसा ना पास्ता कोई नहीं बना सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गांव में कोई इतना अच्छा पास्ता ही बना सकता है। सच में मजा आ गया खाकर, वरना एक ही तरह का पास्ता खा खा कर बोर हो गया था मैं। भाई तेरा तो समझ में आता है, लेकिन मेरा देख, मैं तो रोज यही पास्ता खाता हूँ। अरे मेरी दीदी ना जब भी पास्ता बनाती है मुझे बुला लेती है। यार अगर जब भी तेरी दीदी पास्ता बनाए तो मुझे भी ले चलियो, तुरंत गर्मा गर्म पास्ता खाने का मजा ही अलग है। ठीक है भाई, अब जब भी दीदी बनाएंगी ना, अब मुझे बुलाएंगी तो मैं तुझे लेके चलूंगा। धीरू इतना कहकर बाकी बचे हुए पास्ते को और लोगों में बांट देता है। सभी को सुमन के हाथों का बनाया हुआ पास्ता काफी पसंद आता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं। बीते दिनों के साथ धीरू आए दिन कोई न कोई बहाना करके सुमन से पास्ता बनवाकर अपने कॉलेज ले जाता था और सभी को खिलाता था। धीरे धीरे सभी को उसके देसी पास्ते के टेस्ट की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने दोस्त धीरज के साथ घूमने सुमन के घर पहुंचता है और बोलता है, दीदी आज मेरा दोस्त भी आपके घर आया है, वो आपके हाथों का पास्ता खाना चाहता है, उसे आपका देसी पास्ता बहुत अच्छा लगा। धीरू, आज मैं तुझे पास्ता बनाकर नहीं खिला सकती हूँ। आज माँ घर पर है, काम पर नहीं गई है, ऐसे ही बाहर गई है कहीं, कभी भी आ सकती हैं। और अगर उन्होंने तुझे यहाँ इसके साथ देख लिया तो वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन दीदी मेरा दोस्त बहुत दूर से आया है,
अगर आप उसे पास्ता नहीं खिलाओगी तो वो मजाक बनाएगा मेरा। धीरू, तू तो मेरे घर की हालत जानता है, हमारा घर कैसे चलता है। कई बार हमारे खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। ऐसे में अगर माँ ने मुझे दूसरों को खिलाते देख लिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। दीदी, आप जितनी देर सोचोगी उतनी देर में बना के खिला भी दोगी। धीरू के कहने पर सुमन उसका दिल नहीं तोड़ती और उसके दोस्त के लिए पास्ता बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों को पास्ता बनाकर देती है और वो आराम से बैठकर खा रहे होते हैं कि तभी सुमन की माँ शांति वहाँ आती है और दोनों को पास्ता खाता देखकर बोलती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह बेटी, तू इतनी अंधी हो गई कि जहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं वहाँ तो दूसरों के पेट भरने में लगी हुई है। माँ, आप चुप हो जाइए। खाते समय किसी को नहीं टोकना चाहिए। कौन सा ये लोग रोज आते हैं। ये झूठ उससे बोल जिसे कुछ पता ना हो। मुझे सब पता है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं। आप अंदर तो आइए। मैं तो अंदर चली ही जाऊंगी। तू भिखारियों को खाना खिला और इन मेहमानों की क्या ही इज्जत करे जो हर रोज मेरे घर में बैठे रहते हैं। इनका दोस्त बेशक आज पहली बार आया हो, ये बंदर तो रोज ही आता रहता है। ठूसो, सब फ्री का ही मिल रहा है। शांति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीरज सुमन से बोलता है, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपके घर की ये हालत हो रखी है, वरना मैं कभी धीरू को आने के लिए नहीं बोलता। तुम मेरी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। उनका दिल छोटा नहीं है, वो बस अपने घर के हालातों को देखकर परेशान है, इसलिए इतना कुछ बोल दिया है, वरना वो किसी को खाने के लिए कभी ताना नहीं मारती हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लगा, बस आपकी सोच पर अफसोस है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो। आपके जैसा पास्ता पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। ऐसा पास्ता मिलना गांव में बहुत मुश्किल है। अगर आप इसका स्टॉल लगाकर बेचे तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी आपकी। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दीदी, बल्कि आपको राय दे रहा हूँ कि आप कल से हमारे कॉलेज के आगे अपना देसी पास्ता का स्टॉल लगाकर देखो। आप खुद बोलोगी कि कितनी अच्छी राय दी है। इससे आप अपनी माँ की मदद भी कर पाओगी और आपके घर के हालात भी सुधर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं चला तो मेरी माँ मेरी जान ले लेंगी, क्योंकि पैसे खराब हो जाएंगे। दीदी, आंटी तो वैसे भी आपको सुनाती रहती है। वो तो ये सोचती है ना कि आप किसी लायक नहीं हो, और ये मौका है दीदी आपके पास ये साबित करने का कि आप बहुत कामयाब हो सकती हो। धीरू सही कह रहा है दीदी, आपको एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। बाकी हम सब है ना वहाँ आपकी मदद करने के लिए। धीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन धीरज की बात सुमन के दिमाग में घूमती रहती है। कुछ दिन सोचने के बाद अपना खुद का एक देसी पास्ता स्टॉल धीरज और धीरू के कॉलेज के सामने खोलती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ सच में सुमन का देसी पास्ता स्टॉल अच्छे से चलने लगता है और उसके घर के हालात भी सुधर जाते हैं। जानकी अपनी पड़ोसन चंपा के घर जाती है और चंपा को आवाज लगाती हुई बोलती है, अरे ओ चंपा, कहाँ है? बाहर आ। जब से तूने पैसे लिए हैं तब से तेरी शक्ल दिखती ही नहीं है मोहल्ले में। जल्दी से बाहर आ, वरना मैं भी कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। जानकी की आवाज सुनकर चंपा अपनी कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ जानकी बहन, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? सब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होगा, मेरे सारे पैसे तो तू खा गई। अरे मैं कहती हूँ, कुछ याद है भी कि नहीं? मेरे पैसे देने का इरादा है या नहीं? इतना टाइम हो गया है पैसे लिए हुए। हाँ, तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? और वैसे भी तुम्हारे 4 पैसे लेकर मैं कोई अंबानी थोड़ी बन जाऊंगी। अरे अंबानी नहीं बन रही हो तो वापस ही कर दो। मुझे भी बार बार अपने पैसे के लिए तुम्हें ऐसे टोकना अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी तो पैसों की जरूरत है ना, बस अब तो दे दो मेरे पैसे। पैसे तो आज नहीं है, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपका पूरा हिसाब बराबर कर दूंगी। आज तक कभी तुमने ये बोला है चंपा कि तुम्हारे पास पैसे हैं? जब भी पैसे मांगने आओ बस यही बोल देती हो कि पैसे नहीं है। तुम्हारी जरूरत के समय पे मैंने तब ऐसा नहीं बोला ना कि पैसे नहीं है। हाँ, तो मैं भी कहाँ मना कर रही हूँ, वो तो बस कुछ दिन और रुक जाओ। क्यों? कुछ दिन में क्या तेरा कुबेर का खजाना मिल जाएगा या कोई लॉटरी लग जाएगी? अब ऐसा कुछ ही समझ लो। वो क्या है मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत। मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है, तो कुछ दिनों में सबका कर्जा भर दूंगी। क्या? 5 करोड़ की लॉटरी? हाँ, 5 करोड़ की लॉटरी। मैंने तो एक पंडित जी को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि मेरी लॉटरी खुलेगी, अब कुछ दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगी।
बस अब कुछ दिन तो रुक सकती हो ना जानकी बहन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब करोड़ों की बात है तो कोई बात नहीं। अच्छा चंपा बहन, तुम ना मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, हम पड़ोसी ही हैं और पड़ोसी ही तो एक दूसरे की मदद के समय में काम आते हैं। हाँ बिल्कुल जानकी बहन, लेकिन बस कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं आपके पैसे दे दूंगी। ये भी कोई कहने की बात है? अब मैं तुम्हारी इतनी खास दोस्त हूँ, तभी तो लॉटरी की बात तूने मुझे बताई। कोई नहीं, जब पैसे हो जाए तब दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। जानकी इतना बोलकर चंपा के घर से चली जाती है, लेकिन चंपा की 5 करोड़ की लॉटरी की बात जानकी के पेट में नहीं पचती और वो पूरे मोहल्ले में सबको बता देती है कि चंपा की लॉटरी लगने वाली है। इसीलिए मोहल्ले में सभी लोग चंपा से काफी ज्यादा इज्जत और तमीज से पेश आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चंपा अपने घर के पास के ही एक किराने वाले के पास जाती है और किराने वाले भैया से बोलती है, भैया 1 किलो चीनी और 1 लीटर सरसों का तेल दे दो। ये लो चंपा बहन, और कुछ भी चाहिए क्या आपको? नहीं बस इतना ही। अच्छा भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे बहन जी, अब तो आप करोड़पति बनने वाली हैं हो, तो आपसे थोड़ा बहुत उधार पानी तो बनता है। आपको कैसे पता कि मैं करोड़पति बनने वाली हूँ? ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। बहन जी, ये बात तो पूरे मोहल्ले में सबको पता चल चुकी है, और वैसे भी जब आपकी लॉटरी लग जाएगी तो अपनी दया दृष्टि थोड़ा हम गरीबों पर भी बनाए रखना बहन जी। अभी तो मेरी लॉटरी खुली भी नहीं है, तो भी लोग मुझे करोड़पति की तरह ही देख रहे हैं। जब लॉटरी खुल जाएगी और पैसे हाथ में आ जाएंगे, तब तो इस मोहल्ले में मैं सबसे ज्यादा अमीर हो रहूंगी। चंपा, सच में तेरी लॉटरी लग गई, लोगों में इज्जत पैसे सब है अब मेरे पास, अब बस लॉटरी के पैसे मिल जाएं जल्दी। चंपा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। लॉटरी जो अभी तक निकली भी नहीं थी, उसके चर्चे अभी से पूरे मोहल्ले में होने लगे थे। चंपा कुछ दिनों बाद अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसका बेटा अमित और बहू नीलम आते हैं। नीलम आते ही चंपा के पैर छूने लगती है और कहती है, माँ जी माफ करना, आपके बुढ़ापे में मैंने आपको आपके बेटे से दूर किया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं नीलम की बातों में आ गए और आपको छोड़कर चले गए। माँ मुझसे गलती हो गई, आप अपने बेटे को माफ कर दो माँ, अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं, बल्कि अपने ही बच्चे कहते हैं, और तुम दोनों भी मेरे ही बच्चे हो, जो भी हुआ सब भूल जाओ। माँ जी, वैसे मैंने सुना है कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, क्या ये सच है? सच में आपकी लॉटरी लगने वाली है, वो भी 5 करोड़ की? हाँ ये सच है, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। ये माँ, आप इतने सारे पैसे का क्या करेंगी? एक काम करो, आप पैसे है ना वो मेरे को दे दो। वो क्या है ना माँ, मेरा काम ठप पड़ गया है और मेरे घर का किराया तक नहीं निकल रही है माँ। कितने मतलबी बच्चे हैं ये मेरे, यहाँ इन्हें इनकी गलती या माँ का प्यार नहीं, बल्कि 5 करोड़ की लॉटरी खींच लाई है। अब भी कैसे झूठ बोल रहे हैं कि ये दोनों मेरे लिए आए हैं। माँ जी कहाँ रखी है आपने लॉटरी की टिकट? लाओ मुझे दो। अब आपकी बहू मतलब मैं आ गई हूँ ना, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सभी चीजों का मैं ध्यान रखूंगी। नहीं बहू, तू अभी अभी आई है, इतना सब क्या ही करेगी? तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं यहीं रहती हूँ, मुझे आदत है आराम की, आदत लग जाएगी मुझे, परेशानी होगी बाद में। चंपा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लॉटरी के रिजल्ट का दिन आता है। चंपा अपने कमरे में कुंडी लगाकर अखबार में लॉटरी का नंबर मिला रही थी, लेकिन चंपा की लॉटरी नहीं निकली थी। ये देखकर चंपा को बहुत ज्यादा रोना आता है और वो रोती हुई कहती है, मेरी लॉटरी नहीं निकली, मुझे मेरा बेटा, बहू, आसपास के मोहल्ले वाले, किराने वाले सब लोग इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली थी, लेकिन अब क्या होगा? चंपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पूरे मोहल्ले में चंपा के घर में सभी को पता था कि आज लॉटरी का रिजल्ट आना है। सब लोग चंपा के कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद चंपा रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और सबको बताती है, हाय राम, मेरे 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं? हे भगवान। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट चोरी हो गया? अरे उस 5 करोड़ की लॉटरी की टिकट के लिए तो ही हम यहाँ पे आए थे और वही चोरी हो गया। 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट तो चोरी हो गया, अब मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे कब दे रही हो? मुझे तो लगा कि तुम अब करोड़पति बनोगी,
तो तुमसे रिश्ता अच्छा बनाए रखने में ही मेरी भलाई है, लेकिन तुम करोड़पति नहीं रोडपति बन गए हो। निकालो मेरे पैसे। अरे ओ चंपा काकी, मेरा भी उधारी का पूरा हिसाब करो। बहुत खाया है फ्री का, अब मेरी भी उधारी पूरी करो। ये माँ आपके हाथ में सोने की मुर्गी लगी थी और आपको समझ नहीं आया। अब ये बताओ टिकट कहाँ रखा था? मैंने अलमारी में ही रखा था लॉटरी का टिकट, और अब तो मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला मेरे 5 करोड़ रुपए का। अरे हमारे पैसे दे दो। हमें तो लगा कि 5 करोड़ एक साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वापस मेरा बेटा मेरे पास आया था। बेटा अब तू ही सबका कर्जा चुका दे, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। चंपा सबके आगे रोने का नाटक करने लगती है कि उसका लॉटरी का टिकट चोरी हो गया है, और लोगों को उसकी बात पर यकीन भी हो जाता है। जो लोग चंपा के पैसों का फायदा उठाना चाहते थे, अब वही लोग उसे बिल थमाकर चले जाते हैं। साक्षी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। उसकी सास माला और पति अजय उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बात उसकी बुआ ललिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अजय की शादी से पहले उसका पूरे घर पर राज चलता था, लेकिन साक्षी के आने के बाद उसकी अहमियत कम हो गई थी, जिसके चलते वो साक्षी से बहुत जलन खाती। एक दिन सुबह के समय साक्षी रसोई से नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। तभी ललिता वहाँ आती है और साक्षी को बिना सर पर पल्लू लिए काम करते देखकर माला से कहती है, भाभी देख रही हैं आप अपनी बहू को कैसे बिना सर पल्लू लिए पूरे घर में मंडरा रही है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है घर की बहू अपनी बुआ सास और सास के सामने ऐसे बिना पल्लू के घूमे। जीजी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू को अपनों से बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है। वो तो दिख रहा है भाभी कि आपकी बहू अपने से बड़ों का सम्मान कितना अच्छे से करती है। आप रुकिए, इसे तो मैं समझा कर आती हूँ। रहने दो जीजी, अभी सुबह सुबह कुछ मत बोलो बहू को। बेचारी का पूरा दिन खराब हो जाएगा। काम करते टाइम नहीं ध्यान रहा होगा। वैसे भी कोई बाहर वाला तो है नहीं, घर में है। भगवान ही जाने इस लड़की ने मेरे घर वालों को क्या कर दिया। आने के बाद जब से इस घर में आई है तब से लोगों ने मेरी बात सुनना छोड़ दिया। जी भाभी जैसा आप बोले। ललिता और माला आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी साक्षी सर पर पल्लू लिए उनके पास आती है और कहती है, मम्मी जी, बुआ जी, नाश्ता लग गया है डाइनिंग टेबल पर। चलिए आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं तब तक अजय जी को बुला कर लाती हूँ। बहू अब क्या जरूरत थी सर पर पल्लू लेने की? जैसे पहले काम करते टाइम नहीं ले रखा था वैसे अभी भी नहीं लेती। कौन सा यहाँ कोई बाहर वाला है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। कुछ नहीं, मुझे क्या जरूरत है कुछ बोलने की। अभी मेरा घर कहाँ? मेरा घर तो है ही नहीं, इस पर तो तूने अपना कब्जा कर लिया है। वैसे सच बताऊं बुआ जी तो बुरा मत मानना, लेकिन मैंने बहुत सी बुआएं देखी हैं, लेकिन आपके जैसी जलनखोर बुआ आज तक नहीं देखी। आपको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, माफ करिए जो भी बुरा लगा हो। मैं चलती हूँ अजय जी को बुलाने। हाँ हाँ जा, जब तक तुम दोनों तोता मैना की तरह गुटरगू ना कर लो तब तक तुम्हारा खाना हजम कहाँ होगा। यही कलयुग है, बड़ों के सामने पति क्यों नाम लो, उनसे मिलने की बात करो। शर्म तो आजकल के लड़के लड़कियों में रह ही नहीं गई। हे भगवान, बुआ जी आप कितनी जलनखोर हैं। आप जो बोले सब ठीक है। अगर मैं तोता मैने के साथ गुटरगु करने भी जा रही हूँ तो अपने पति के साथ, किसी और के पति के साथ नहीं। साक्षी इतना कहकर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी उसका सर पीछे खड़े उसके पति अजय से टकरा जाता है और तभी वो कहता है, अरे यार सुबह सुबह ही सर फोड़ दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कितनी जोर से लगी मुझे पता भी है तुम्हें। तूफान मेल की तरह चलती आ रही हो। हाँ, जैसे आप तो बड़ा धीरे चल रहे थे। किसने कहा था आकर मेरे पीछे खड़े हो जाइए चोरों की तरह? बेवजह ही चोट लग गई सुबह सुबह। एक तो आपकी ये जलनखोर बुआ ने जीना हराम कर रखा है, दूसरा आपने भी दर्द दे दिया। सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हो। साक्षी इतना कहकर अपना सर पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है और अजय अपने ऑफिस चला जाता है। ये सब तमाशा देखकर माला का मन बहुत दुखी हो जाता है। वो भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन ललिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अकेले ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। समय बीतता है। तभी एक दिन ललिता अपने कमरे से निकल रही थी और उसकी नजर अजय पर जाती है, जो कि ऑफिस से हाथों में गिफ्ट के पैकेट लिए चुपचाप अपने कमरे में जा रहा था। तभी वो
अपने आप से कहती है। आखिर ये लड़का ऐसा भी क्या लाया है जिसे ये चोरी चुपके अपने कमरे में ले जा रहा है। पता करना चाहिए आखिर राज क्या है। शायद कुछ मिर्च मसाला मिल जाए बहू के खिलाफ। मेरा बस चले तो मैं उसे अभी इस घर से धक्के मार के निकाल दूं। इतनी जलन है मुझे उससे। ललिता इतना कहकर अजय का पीछा करते हुए उसके कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि अजय साक्षी को सोने के हार का सेट और एक सुंदर सी साड़ी दे रहा है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो अंदर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को सोने का हार, इतनी महंगी साड़ी देने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं है। ये लो, जिसका डर था वही हो गया, फिर तमाशा। अरे क्या हुआ बुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सच में आप बड़ी ही जलनखोर बुआ हो मेरी। अरे आपको कभी मेरी पत्नी की खुशी हजम नहीं होती क्या? आखिर ऐसा क्या किया है इसने जो आप इतना तमाशा कर रही हो? मैं जलनखोर बुआ हूँ तो तू क्या है बेटा? जरा मुझे बता। अपनी बुआ के लिए तो कभी इतनी सुंदर साड़ी नहीं लाया आज तक। मेरे जन्मदिन पर भी कभी लाया? इसे देख, बिना तीज त्योहार के इतने महंगे तोहफे दे रहा है। हाँ तो क्या हुआ बुआ, आप भी ले लो। अरे मैं पैसे देता हूँ आपको। अब आप बुजुर्ग लोगों की पसंद नापसंद, अरे भला हमें कैसे पता? मैं भी जिज्जी को बताती हूँ तो कैसे बिना बात के पैसों में आग लगा रहा है। ललिता इतना कहकर कमरे से जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, तभी माला वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, जीजी, आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पहले से ही पता है और ये हार मैंने ही बहू के लिए पसंद किया था। जीजी बुरा मत मानिए, लेकिन ये सच है कि आप बहुत जलनखोर हैं और ये उम्र आपके अपने बच्चों को देखकर जलने की नहीं है। भाभी आप भी इन्हीं लोगों के साथ है। आज तक आपने कभी मुझे सोने का हार नहीं दिया, लेकिन अपनी बहू को दे दिया। कोई नहीं सुनता मेरी अब। ललिता इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन ललिता और माला मार्केट से घर लौटती हैं और देखती हैं कि साक्षी हॉल में एक लड़के के करीब बैठी बातें कर रही थी। तभी ललिता कहती है, देख रही हो ना जिज्जी, आपकी बहू घर के लोगों के जाने के बाद लड़कों को घर मिलने बुलाती है। ये आजकल का मॉडर्न जमाना। बुआ बस करो, अपनी जलनखोरी में इतनी भी अंधी ना हो कि सही गलत में अंतर ही भूल जाएं आप। ये मेरा दोस्त है, इसकी शादी भी फिक्स हो गई है, वही बताने के लिए आया था। और मैं, और क्या बाकी रह गया? बताना तो, जो देखना था देख लिया हमने। पता नहीं आस पड़ोस के लोग क्या सोचते होंगे इस घर के बारे में। कोई नहीं था तब तेरा किसी लड़के को घर बुलाना ठीक नहीं था, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर से मुझे जलनखोर बुआ का टैग दे देंगे। नहीं जीजी, इस पर आप गलत नहीं हैं। आप जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं। मम्मी जी, आप बुआ की बातों में क्यों आ रही हैं? आप इस तरह से मुझ पर शक करके मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हैं। बुआ जी, आपका खुद का तो कोई घर है नहीं। आपने खुद तो आज तक अपना घर बसाया नहीं, अपने भाई के घर पर पड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे मेरी सास को भड़काकर मेरा घर क्यों तोड़ रही हैं? साक्षी की बात सुनकर माला को बहुत गुस्सा आता है और वो साक्षी पर हाथ तक उठा लेती है। अपने दोस्त के सामने अपने प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बुआ से कहती है, मुबारक हो मेरी जलनखोर बुआ जी, आज आप मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब हो गई। लेकिन अपनी इतनी इंसल्ट करवा के अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। संभालिए अपना घर और राज कीजिए इस घर पर। ये सब तमाशा देखकर साक्षी का दोस्त वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद साक्षी भी अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद अजय ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद माला उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है, अरे माँ, कैसे बुआ की बातों में आ गई आप? अरे उसने आपको बताया नहीं था, लेकिन उसने मुझसे पूछकर अपने दोस्तों को बुलाया था। अरे तभी तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। अब मुझे भी मिलना था, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। अपने बेटे की बात सुनकर माला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उसे मना कर घर वापस ले आती है और दोबारा फिर कभी अपनी ननद की बातों में नहीं आती। और इस तरह से फिर साक्षी की जलनखोर बुआ की कोशिश नाकामयाब हो जाती है। दोस्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा रिश्तेदार है जो किसी से जलन की भावना रखता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।